क्लास 12 का वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। इसी का थर्ड पार्ट लेके हम आज इसको कंक्लूड करेंगे। तो वेक्टर अलजेब्रा में आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल के बारे में। सदिश गुणनफल कैसे निकाला जाता है और त्रिक गुणनफल जो है उसके बारे में भी हम आज पढ़ते हैं। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, आज हम लोग सदिश गुणनफल पढ़ेंगे जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो सदिश गुणनफल क्या होता है पहले हम ये समझेंगे। उसको आप देखिए, सदिश गुणनफल ये एक पिक्चर के माध्यम से भी मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि किस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। दो सदिश राशियों का गुणनफल जो है वो हमेशा एक सदिश ही होता है जिसको कि हम a क्रॉस b से डिनोट करते हैं। अब आप देखिए, सपोज हमारे पास ये दो पेन हैं, तो ये दो पेन्स जो हैं हमारे पास, इनको मैंने वेक्टर की तरह यूज़ किया। सपोज मान लीजिए ये वेक्टर a हो गया, ये वेक्टर b हो गया। अब अगर इस पे हमको एक लंब लेना है तो ये देखिए आप, ये जो लंब है आपका ये इस तरह से शो हुआ है यहाँ पे। तो इसका जो फॉर्मूला है a क्रॉस b का, उसमें जो यूनिट वेक्टर n आप देख रहे हैं वो यूनिट वेक्टर n क्या होता है, बेसिकली ये जो लंब आपने लिया है दोनों वेक्टर्स पर, एक साथ दोनों वेक्टर्स पर डाला गया जो लंब है उसको हम यूनिट वेक्टर n से डिनोट करते हैं। अब देखिए ये इस डायरेक्शन में बन रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज भी हो सकता है। अगर हम इसको इस तरफ लेंगे तो देखिए इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ये जो वेक्टर है थर्ड वेक्टर, ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बता रहा है। तो ये देखिए आप इस तरह से इसको हम शो कर सकते हैं और पिक्चर के माध्यम से भी यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से वेक्टर a और वेक्टर b जो है इनका सदिश गुणनफल जो यूनिट वेक्टर n है इसके साथ में मूव करता है। देखिए आप, अलग अलग एंगल्स पे हमने यहाँ पे आपको शो किया है कि किस तरह से जो a क्रॉस b है या सदिश गुणनफल है दोनों वेक्टर्स का, ये किस तरह से यूनिट वेक्टर n के अलोंग जो है वो मूव कर रहा है। तो इसकी डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं। इस बेस पर आपका जो सदिश गुणनफल का जो सूत्र है वो हो जाएगा a क्रॉस b इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b साइन थीटा। ये सदिश गुणनफल निकालने का सूत्र है आपका, और इसके माध्यम से हम कोण का सूत्र भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर भी साइन थीटा का फॉर्मूला आ रहा है मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b। तो देखिए हमारे पास प्रश्न है, मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b का मान ज्ञात कीजिए यदि वेक्टर a इक्वल्स टू i माइनस 7j प्लस 7k और वेक्टर b इक्वल्स टू 3i माइनस 2j प्लस 2k हो। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर्स दिए हैं जिनसे कि हमें a क्रॉस b का मान निकालना है और बाद में उसका परिमाण निकालना है। तो a क्रॉस b या जो सदिश गुणनफल है उसको हम कैसे करते हैं, ये देखिए आप सॉल्यूशन। सबसे पहले हम निकालेंगे a क्रॉस b। a क्रॉस b के लिए फॉर्मूला होता है, ऐसे डिटर्मिनेंट में हम उसको या सारणिक की तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं, i j k। फर्स्ट रो में हम लिखते हैं i j k और फिर नीचे वाली जो रोज हैं उसमें हम पहले वेक्टर a जो है इसका i j और k के जो गुणांक हैं इसके वो हम लिखेंगे। तो देखिए i का गुणांक हमारे पास 1 है, j का -7, k के लिए 7। ये बेसिकली आपके घटक भी कहलाते हैं, वेक्टर के घटक। तो i j k के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिए। फिर वेक्टर b जो दिया हुआ है इसके एलिमेंट्स हम लिखेंगे। तो i का एलिमेंट देखिए आप 3 है, j का गुणांक हमारे पास -2 है, k का गुणांक हमारे पास 2 है। इस तरह से हमने एक सारणिक की फॉर्म में इसको लिख लिया है। तो a क्रॉस b निकालने का जो फॉर्मूला है, जब आपको दो वेक्टर्स गिवन है तब आप उसको इस तरह से लिखेंगे कि i j k पहली रो में आएगा और i j k के गुणांक जो हैं दोनों वेक्टर्स के हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं। अब जैसे हम सारणिक सॉल्व करते हैं उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए i को हम बाहर लेंगे, पहली रो और पहले कॉलम को हाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, -7, 7, -2 और 2। ये हमारे पास एक सारणिक बच गया यहाँ पे। फिर -j को मैंने बाहर लिया तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हम हाइड करेंगे, हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1, 7, 3 एंड 2। फिर उसके बाद हम k वेक्टर को बाहर लेंगे। तो देखिए k वेक्टर जो है इसके लिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम छुपाएंगे तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स जो है ये सारणिक में बचेंगे। ये देखिए इस तरह से ये सारणिक में हमने सॉल्व करना सीखा है, उसी तरह से सॉल्व करना है। इसको देखिए आप, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा
7 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 7 माइनस जे को एज इट इज़ रखेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा देखिए 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 7, फिर प्लस के को बाहर लिया मैंने तो यहाँ पे आ जाएगा -2 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 3। ये देखिए इस तरह से इसको हमने इसका विस्तार कर दिया है सारणिक का। ये देखिए इस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया है और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास, ये तो 0 हो गया तो इसको हम लिख देंगे 0 इंटू वेक्टर आई प्लस 19j 19k। तो हमारे पास A क्रॉस B कितना आ गया यहाँ से 19j प्लस 19k। तो देखिए बच्चों यहाँ हमने वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मान निकाल लिया है 19j प्लस 19k, लेकिन हमें क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, हमें इसका परिमाण चाहिए क्रॉस वेक्टर्स का। तो हम यहाँ पे इसका परिमाण निकालेंगे। परिमाण निकालने का सूत्र हम लोग देख चुके हैं पहले ही, उसी तरह से हमें निकालना है। तो A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास आ जाएगा 19√2। ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, लैम्डा और म्यू ज्ञात कीजिए यदि 2i प्लस 6j वेक्टर प्लस 27k इंटू आई प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के इक्वल्स टू 0 हो। ये समीकरण हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें हमें लैम्डा और म्यू के मान निकालने हैं। तो देखिए आप कैसे करेंगे इसको। देखिए ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ही हमें दिया है, माना वेक्टर ए हम इसको मान लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 2i प्लस 6j प्लस 27k, और वेक्टर बी हमारे पास हो जाएगा i प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के। देखिए ये दो वेक्टर्स हमने ले लिए। अब यहाँ पे हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट दिया है तो इसको हम लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस बी, या इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा आपके पास i j k 2 6 27। वेक्टर ए के जो गुणांक हैं i j k के वो लिख लिए यहाँ पे, फिर इसके लिखेंगे वेक्टर बी के तो 1 लैम्डा और म्यू। ये देखिए इस तरह से आ गया यहाँ पे हमारे पास। अब देखिए ये ए क्रॉस बी हमने लिख लिया है, और ए क्रॉस बी ये जो मान है आपका 0 के इक्वल दिया है तो इसको भी हम 0 के इक्वल ले लेंगे। अब यहाँ पे हम निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे सारणिक के मेथड से ही। तो देखिए आई बाहर हो जाएगा हमारे पास, अंदर आ जाएगा आपके पास 6 इंटू म्यू यानी 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे, तो 2 इंटू म्यू यानी 2 म्यू माइनस 27 प्लस वेक्टर के 2 लैम्डा माइनस 6 इंटू 1 यानी 6, इसके इक्वल है 0। अच्छा 0 के ऊपर इसमें आपके पास वेक्टर लगा हुआ है सवाल में भी, तो ये देखिए हमने वेक्टर लगा दिया है 0 वेक्टर। अब इसको सॉल्व करिए तो इसको हम लिख सकते हैं i 6 म्यू 27 लैम्डा माइनस जे 2 म्यू माइनस 27 प्लस वेक्टर के 2 लैम्डा माइनस 6, और ये जो 0 वेक्टर है इसको हम लिख सकते हैं 0i प्लस 0j प्लस 0k। ये जो वेक्टर लगाया है तो हम इसको वेक्टर की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, i j और k इनके जो गुणांक हैं या घटक हैं इनको हम कंपेयर कर लेंगे आपस में, क्योंकि हमको म्यू और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। देखिए सबसे पहले हम k के गुणांकों की तुलना कर लेते हैं। तो k के गुणांकों की तुलना करने पर, k के गुणांकों की आप तुलना करेंगे तो आपके पास यहाँ k का गुणांक दिया है 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू, वहाँ किसके इक्वल है ये 0 के इक्वल। तो यहाँ से देखिए हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 2 लैम्डा इक्वल्स टू 6, यानी लैम्डा का मान हमारे पास कितना आ गया 2 3 6, यानी हमारे पास लैम्डा की वैल्यू
3 आ गई। तो देखिए अब हम जे के गुणांकों की तुलना करेंगे। यहाँ पे जे के गुणांकों की तुलना करने पर, जे के गुणांकों की जब आप तुलना करेंगे तो इसका गुणांक कितना है आपके पास, -2 म्यू -27 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए नेगेटिव तो उधर चला जाएगा, हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 2 म्यू -27 इक्वल्स टू 0। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 म्यू इक्वल्स टू 27, मतलब म्यू की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 27/2। तो ये आपके पास लैम्डा और म्यू दोनों का मान आ गया है। प्रॉपर्टीज़ हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, ए क्रॉस बी जो है वो हमेशा एक सदिश राशि ही होता है। इसके बाद आप देखिए दो समान वेक्टर्स हैं अगर, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए जो है ये आपका 0 के इक्वल होगा। इसके बाद इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए बेटा, इसमें जो सदिश हैं हमारे पास, इनका जब हम सदिश गुणनफल निकालते हैं तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस होती है। देखिए जब हम आई और जे, देखिए आई और जे को जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, के इक्वल। ये देखिए यहाँ पे लिखा है आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के, फिर देखिए जे क्रॉस के इक्वल्स टू आई मिलेगा हमें, और के क्रॉस आई इक्वल्स टू जे मिलेगा। इसमें एक चीज़ और है, अगर आपका यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, जैसे ये डायरेक्शन अभी यहाँ पर है, अब आप ये देखिए पिक्चर में दिखाया गया है कि अगर ये डायरेक्शन चेंज होता है तो हमारे पास साइन जो है वो निगेटिव आ जाते हैं इसमें। देखिए अगर यहाँ पे ये डायरेक्शन अभी जे से के की तरफ है, अगर ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है के से जे की तरफ, ये देखिए पिक्चर के माध्यम से दिखाया भी गया है आपको, तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसमें साइन भी चेंज हो जाएगा। जैसे ये के क्रॉस जे आपको मिलेगा -i, जे क्रॉस आई आपको मिलेगा -k, और आई क्रॉस के आपको मिलेगा -j। हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है, अगर वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो कम्यूटेटिव या क्रम विनिमय नियम जो है वो इस पर किस तरह से अप्लाई होता है कि वेक्टर ए क्रॉस बी जो है उसका मान हमेशा माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। अगर यहाँ पे वेक्टर बी जो है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो हमारे पास में कम्यूटेटिव लॉ जो है वो फॉलो नहीं होता। इनका अगर ऑर्डर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास आंसर इसमें आता है ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू -b क्रॉस ए। इसके बाद देखिए अगर हम किसी स्केलर से इसमें इंटू करते हैं इसके क्रॉस प्रोडक्ट में, तो m इंटू ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं m इंटू ए क्रॉस बी। इसी तरह से सबसे इम्पॉर्टेंट नियम a क्रॉस b प्लस सी, ये सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ होता है। a क्रॉस b प्लस सी को हम लिख सकते हैं a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी। a जो है ये b और c दोनों के साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके बाद देखिए अगर दो सदिश समांतर हैं तो हमारे पास कंडीशन होगी a क्रॉस b इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास a और b जो दोनों वेक्टर्स हैं वो पैरेलल हो जाएंगे। इसके बाद आप देखिए अगर दो सदिश वेक्टर a और वेक्टर b जो हैं ये परस्पर लंबवत हैं, यानी इनके बीच बनने वाला कोण थीटा इक्वल्स टू π/2 है, तो हमारे पास इसका मान हो जाएगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b। इसी के साथ में देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया और ट्राइंगल या त्रिभुज का जो नियम है इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो त्रिभुज का फॉर्मूला जैसे हम निकालते हैं बेस इंटू हाइट से, उसी तरह से निकलेगा। इसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी। इसी तरह से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज का नियम अगर हम देखें तो समांतर चतुर्भुज के नियम में आपको कैसे निकालेंगे, मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी, यानी मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी आपको सिर्फ निकालना रहेगा, तो आपका समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल जो है वो निकल आता है। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जिसके शीर्ष बिंदु ए, बी और सी दिए हुए हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें स्थिति सदिश निकालना पड़ेगा, तो हम स्थिति सदिश निकालेंगे ए बी कैसे निकालेंगे, बी में से ए को माइनस करके, तो ये आपका आ जाएगा 1 - 1 0, 2 - 1 यानी जे, और 3 - 1 यानी 2k। इसी तरह से ए सी निकालेंगे तो उसके लिए हमें सी में से ए को माइनस करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास आएगा i प्लस 2j। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है हाफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, यानी ए बी और ए सी जो स्थिति सदिश है इनका आपको यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, और जो भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसमें आप 1/2 से इंटू करेंगे। तो आप ये देखिए ए बी क्रॉस ए सी हम निकालेंगे यहाँ पे।
आई जे के लेंगे पहली रो में, दूसरी रो में हम ए बी के कोफिशिएंट लेंगे। आई का देखिए 0 है, जे का गुणांक 1 एंड के का गुणांक हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया। फिर ए सी का आप लेंगे तो आई का गुणांक देखिए 1 आ गया, जे का यहाँ पे 2 और के का गुणांक नहीं है तो हमने यहाँ पे 0 लिख लिया। तो हमारे पास आंसर आएगा -4i + 2j - k। ये हमारे पास ए बी क्रॉस ए सी का मान आया। हम यहाँ इसका परिमाण निकालेंगे, वो हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया √21। अब क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल में हाफ से इंटू करना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा ½ ऑफ √21। ये इसका अभीष्ट क्षेत्रफल आ गया। अगले सवाल में उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं वेक्टर A = 3i + j + 4k और वेक्टर B = i - j + k द्वारा दी गई हैं। अब देखिए आप इसमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ A क्रॉस B से। तो हम यहाँ पे सबसे पहले A क्रॉस B निकालेंगे। A क्रॉस B यानी i j के आपने फर्स्ट रो में ले लिया, फिर वेक्टर A और वेक्टर B के गुणांक लिख लिए हमने सारणिक में इस तरह। सारणिक को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5i + j - 4k। इसके बाद इसका हम परिमाण निकालेंगे। परिमाण हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25 + 1 + 16। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा √42। तो ये आपका अभीष्ट क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का √42 आ गया है यहाँ पे। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, दर्शाइए कि वेक्टर A - वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A + वेक्टर B = ट्वाइस ऑफ A क्रॉस B होना चाहिए। तो ये कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया उसमें हमें वेक्टर A और वेक्टर B दिया रहता था। जब वेक्टर A और वेक्टर B दिया है तो हम उसको सारणिक से सॉल्व करते हैं उसके क्रॉस प्रोडक्ट को। लेकिन जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं तो देखिए आप ये कैसे हम इसको करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले दिया है वेक्टर A - वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A + वेक्टर B, ये हमको दिया हुआ है। हम लेफ्ट हैंड साइड इसके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, एक एक का इंटू करेंगे। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। अब हमें पता है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A, इसका मान जो है ये अगर सेम वेक्टर्स हैं तो इसका मान कितना होता है 0। तो देखिए आप वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A और B क्रॉस B जो है ये 0 हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये। तो देखिए और हमने पढ़ा है कि A क्रॉस B जो है ये आपका निगेटिव ऑफ B क्रॉस A के इक्वल होता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज अब हम इस इक्वेशन में यूज करेंगे ऊपर। तो हमारे पास देखिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी, बचेगा क्या यहाँ पे A क्रॉस B, और इसको भी हम इस प्रॉपर्टी से -B क्रॉस A को हम क्या लिख सकते हैं प्लस A क्रॉस B, और ये B क्रॉस B जो है ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो आप देखिए ये A क्रॉस B हमारे पास 2 आ गए, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ A क्रॉस B। इस तरह से हमने यहाँ पे LHS हम लेके चले थे और RHS हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो ये हमारा सवाल यहाँ पे सिद्ध हो गया। देखिए अगला प्रश्न है, यदि मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A = 2, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर B = 5 तथा मॉड्यूलस ऑफ A क्रॉस B का मान भी 8 दिया हुआ है, तो A डॉट B का मान आपको निकालना है। A डॉट B कहाँ आता है, डॉट प्रोडक्ट में आता है, तो वहाँ तक हमें पहुँचना पड़ेगा। पहले हमें जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन इसका दिया है, A का परिमाण दिया है, B का परिमाण दिया है और A क्रॉस B का परिमाण भी हमें यहाँ पे दिया है 8। ठीक है, अब देखिए जब हमें ये तीनों चीज़ें दी हैं तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट में अभी एंगल का फॉर्मूला पढ़ा था, तो वो वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए A क्रॉस B इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ A मॉड्यूलस ऑफ B साइन थीटा। ये फॉर्मूला हम लोगों ने सभी ने पढ़ा हुआ है। अभी इसी फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज़ निकालेंगे रख के। तो देखिए A क्रॉस B का मान हमको 8 दिया है, मॉड्यूलस ऑफ A हमें 2 दिया है, ये 5 दिया है और साइन थीटा की जगह साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 8/10, या हम इसको लिख सकते हैं 4/5। मतलब साइन थीटा का मान आपके पास कितना आ गया 4/5।
5। अब इस साइन थीटा के मान से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस ये 4/5 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी √1 माइनस 16/25। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करिए, ये कितना आ जाएगा? √25 माइनस 16, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ 9/25, यानी कॉस थीटा की वैल्यू आपकी आ गई 3/5। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू आ गई है हमारे पास में और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है, तो हमको यहाँ से a डॉट b का मान निकालना है। अब a डॉट b के लिए हम जानते हैं कि a डॉट b का मान होता है मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप ये सारी वैल्यूज रख दीजिए। देखिए मॉड्यूलस ऑफ a हमें कितना दिया है? 2 × 5 × कॉस थीटा की जगह 3/5। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास a डॉट b का जो मान है वो कितना आ जाएगा? 6। 2 × 3 = 6। ये आपका a डॉट b का मान आ गया। देखिए अगला प्रश्न है, यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर a i के साथ π/3, j के साथ π/4 और k के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है तो थीटा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि एक मात्रक सदिश है वेक्टर a जो i, j और k के साथ कोण बना रहा है, तो k के साथ जो कोण बना रहा है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना सदिश वेक्टर a को हम ले लेते हैं xi प्लस yj प्लस zk। अब क्योंकि हमें यहाँ पे इन्होंने i के साथ और j के साथ सबके संग कोण दिए हैं, तो उन कोण से हम इनकी दिक्कोज्या निकाल सकते हैं। तो देखिए i के साथ जो कोण बनता है सदिश a का i के साथ जो कोण बनेगा वो क्या होता है? कॉस अल्फा, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं? π/3। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2, या हम इसको क्या लिख सकते हैं? L = 1/2, क्योंकि कॉस अल्फा जो है उसको हम L भी लिखते हैं। तो देखो जी हमारे पास L 1/2 आ गई। इसी प्रकार हम J के साथ जो कोण बन रहा है वो क्या है? कॉस बीटा। कॉस बीटा यानी कॉस कितना दिया आपको? π/4। कॉस π/4 यानी कॉस 45 डिग्री। इसका मान हमारे पास आ जाएगा 1/√2। तो m का मान हमारे पास कितना आ गया? 1/√2। तो देखिए आप L m की वैल्यू हमने निकाल ली है, और n यानी जो कॉस गामा है आपका कॉस थीटा, थर्ड एंगल इन्होंने थीटा दिया है यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? n। यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक रिलेशन पता है, हम जानते हैं √L² + m² + n² = 1। अभी ये जितनी भी हमने L m n की वैल्यूज़ निकाली हैं वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर प्लस m की वैल्यू कितनी है? 1/√2 का स्क्वायर प्लस n² = 1। अब देखिए दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस n² = 1। हमको यहाँ n का मान चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? n² का मान आ जाएगा 1/4, यानी n का मान आ गया हमारे पास 1/2। ये देखिए n का मान हमारे पास कितना आ गया? 1/2। तो ये वाला जो मान है इससे हम यहाँ पे अब ये थीटा का मान निकालेंगे। यहाँ पे कर देती हूँ मैं इसको। ये आ जाएगा आपके पास cos थीटा = n या cos थीटा = 1/2। अब देखिए cos का मान 1/2 कब होता है? जब हमारे पास वैल्यू होती है π/3। तो हम लिख सकते हैं cos थीटा = cos π/3। तो थीटा का मान हमारे पास कितना आ गया यहाँ से? π/3। ये हमें निकालना था। आंसर इसका थीटा = π/3।
देखिए बच्चों, लास्ट हमारा इसका टॉपिक है अदिश त्रिक गुणन जिसे हम बोलते हैं, या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि जो वेक्टर ए है उसका डॉट प्रोडक्ट हम दो सदिशों के गुणनफल के साथ में निकालते हैं। इसको हम या तो ए डॉट बी क्रॉस सी लिखते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में भी लिखते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे होता है ये हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, यदि वेक्टर ए इक्वल्स टू आई माइनस 2j प्लस 3k, वेक्टर बी इक्वल्स टू 2i माइनस 3j प्लस k तथा वेक्टर सी इक्वल्स टू 3i प्लस j माइनस 2k है, तो हमें ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या अदिश त्रिक गुणन ज्ञात करना है। वेक्टर ए बी सी तीनों वेक्टर्स के जो गुणांक हैं i j k के, उनको डिटर्मिनेंट में लिखते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं। जैसे पहला वेक्टर हमारे पास a है, इसके गुणांक क्या है i के 1 -2 एंड 3। ये हमारे पास इस तरह से सारणिक बन गया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1, अंदर आ जाएगा 3 2 जा 6, -1 माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका -4 -3 प्लस 3 2 प्लस 9। इसको सॉल्व करिए आप, ये कितना आ जाएगा 5 -14 प्लस 33। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 24। यानी हमारे पास वेक्टर ए बी और सी का त्रिक गुणन जो है वो कितना आ गया 24। कई बार हमको वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी दिया रहता है और हमें ये बताना रहता है कि ये समतलीय है कि नहीं। तो समतलीय होने की कंडीशन ये होती है, इसको आप अलग से नोट कर लीजिए, समतलीय होने की शर्त। तो हमें इनका जो त्रिक गुणन है या ट्रिपल प्रोडक्ट है इसको 0 सिद्ध करना होता है। अगर इनका त्रिक गुणन 0 आ जाता है तो ये आपके जो वेक्टर्स हैं ये समतलीय होते हैं। तो ये आपका एक अलग से पॉइंट था जिसको आप नोट कर लीजिए अलग से। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने आज सदिशों का गुणनफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये सभी चीज़ें निकालने सीखी हैं और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कैसे निकालते हैं इन सब के बारे में सीखा है। उनसे जुड़े हमने सवाल सॉल्व किए हैं यहाँ पे। अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू।